हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, हमने पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट कर लिया। पार्टिकल फिजिक्स में हमने 5 लेक्चर किए हैं, 3 लेक्चर हमने थ्योरी के किए हैं, 2 लेक्चर हमने न्यूमेरिकल के किए। जो लास्ट 2 लेक्चर थे उसमें हमने डिस्कस किए थे गेट के और नेट के न्यूमेरिकल पार्टिकल फिजिक्स में। एटॉमिक फिजिक्स हमने पहले ही कंप्लीट कर ली थी, उसमें 1-2 टॉपिक रह रहे हैं, वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बाद करेंगे हम। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में हमने 14 लेक्चर कर लिए थे, ये 15 लेक्चर है। यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने जो एटॉमिक है वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, इसमें 1-2 टॉपिक रह रहे हैं, स्टार के इफेक्ट वगैरह, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। NMR EPR रह रहा है, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स के जो हमारे पास टॉपिक्स है वो ये है। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी स्टेट को फाइंड करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल एक डिस्क्रिप्शन है, जिसे हम कहते हैं एक अप्रोक्सीमेशन है क्वांटम मैकेनिक्स से। देखो, जो मॉलिक्यूल है उसकी जो स्ट्रक्चर है थोड़ी एटम से काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उसके जो एनर्जी लेवल है मॉलिक्यूल के, वो एटम के लेवल से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो जो उसका क्वांटम मैकेनिक्स से जो उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे एनर्जी स्टेट का, वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो वहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, जिस अप्रोक्सीमेशन को हम कहते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, थियोरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल थोड़ा सा टॉपिक है, तो इसमें क्वेश्चन बनने के कम चांस होते हैं, लेकिन कोई अंदर से एक छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाता है इसमें। ठीक है, सेकेंड टॉपिक होगा हमारे पास जो हमारे पास लेवल्स है मॉलिक्यूल के, एनर्जी लेवल्स है। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसके बाद हमारे पास रमन स्पेक्ट्रा या रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। उसके बाद आ जाता है लेज़र। ठीक है, उसके बाद लेज़र पढ़ेंगे। इसमें एक और टॉपिक है फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, वो भी डिस्कस कर लेंगे हम, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद लेज़र का पार्ट आ जाता है। लेज़र में तुम्हारा जो पॉपुलेशन इन्वर्जन, आइंस्टीन कोफिशिएंट, फिर कैविटी का कुछ पार्ट आ जाता है उसमें। ठीक है, लेज़र दो लेक्चर का काम है लेज़र। ठीक है, लेज़र में 2 लेक्चर लगेंगे, 1 लेक्चर इसमें लगेगा, 1 लेक्चर इसमें लगेगा, हो सकता है 2 लेक्चर इसमें लग जाए वाइब्रेशन रोटेशन में। ठीक है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल भी करेंगे नेट के। ठीक है, जो गेट के न्यूमेरिकल है, नेट के न्यूमेरिकल है, वो भी डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, तो 1 लेक्चर 2 लेक्चर 4 5 6 7 टोटल 8 लेक्चर तक ये कंप्लीट हो जाएगा लेज़र तक। ठीक है, 8 या 9 लेक्चर तक कंप्लीट हम मॉलिक्यूलर फिजिक्स प्लस लेज़र कर लेंगे। तो मतलब एटॉमिक फिजिक्स के टोटल लेक्चर हमारे 25 से 26-27 तक लेक्चर होंगे एटॉमिक फिजिक्स के, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का हमने थोड़ा सा पार्ट किया था, जिसमें 6 लेक्चर किए थे हमने। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स के हमने न्यूमेरिकल भी काफ़ी अच्छे खासे किए थे, सिर्फ गेट के न्यूमेरिकल किए थे हमने, और जो नेट के न्यूमेरिकल है सभी न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, ये डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूल है क्या एक्चुअल में, मॉलिक्यूल के टाइप कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है। मॉलिक्यूल एक्चुअली ये तुमने 10th लेवल में 11th लेवल में पढ़ा होगा मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है? ठीक है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम का एक कॉम्बिनेशन है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल 2 टाइप के होते हैं। देखो मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम। ये 2 टाइप के होंगे हमारे पास, एक तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल और हेट्रोन्यूक्लियर। देखो, जो मॉलिक्यूल है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम होंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल है वो 2 एटम वाला ले लेते हैं। 2 एटम है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है। अब देखो, ये जो एटम है इनके पास न्यूक्लियस है अलग अलग, दोनों एटम के पास अलग अलग न्यूक्लियस होंगे। यदि ये दोनों एटम सेम एटम है, यदि दोनों एटम सेम एटम है, तो उसे हम कहेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और यदि एटम है दोनों अलग अलग एटम है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, N2 नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दोनों एटम है वो सेम है। ठीक है, मतलब सेम नेचर के एटम है। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में क्या होगा, इसमें जो दोनों एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, HCN हो गया, HCl हो गया हमारे पास, NaCl हो गया, ये हमारे पास ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें 2 एटम है, ये जो मॉलिक्यूल है ये डाई एटोमिक है,
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 एटम और जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मॉलिक्यूल 2 टाइप के हैं, होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर। ठीक है, अब इनके जो एनर्जी लेवल है इस मॉलिक्यूल का, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का या ट्राई एटॉमिक का या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के जो एनर्जी लेवल्स है वो किस टाइप के एनर्जी लेवल है, कैसे एनर्जी लेवल है, उनको डिस्कस करना। जो मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा है, जो मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रा है उसको डिस्कस करना ही मॉलिक्यूलर फिजिक्स है। ठीक है, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको स्टडी करना, मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रा है उसको स्टडी करना। ठीक है, इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे स्टडी करते हैं? बाय एमिशन और बाय एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है या गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम किसी एक बीकर में रखेंगे, एक गैस है तो एक हाइड्रोजन ट्यूब होगी, यदि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, इसको हम हाइड्रोजन ट्यूब में फिल करेंगे और इससे एक लाइट पास करवाएंगे, जो लाइट उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। फिर हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नोट करेंगे। या क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन एटम को टेम्परेचर हाई करेंगे, वो हायर स्टेट में चला जाएगा, लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी का एमिशन करेगा, उस एनर्जी एमिशन को नोट करेंगे, वो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। तो 2 टाइप के स्पेक्ट्रा हो सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक एमिशन स्पेक्ट्रा, एक होगा हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो 2 टाइप के हमारे पास स्पेक्ट्रा। इन दोनों स्पेक्ट्रा से ही हम एनर्जी लेवल को एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, जो एनर्जी लेवल है वो मॉलिक्यूल के किस टाइप के। और उसका जो थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो हम देखते हैं बॉर्न ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, BOA से। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है BOA। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं थियोरेटिकली, क्वांटम मैकेनिकली जो एनर्जी लेवल है मॉलिक्यूल के वो कैसे होंगे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली हम 2 टाइप से मेजर कर सकते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा से और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से। ठीक है, अब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा मतलब देखो कोई हमारे पास गैस है, हाइड्रोजन गैस है, किसी मान लो एक हमारे पास ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस है हमारे पास। इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ा सा थियोरेटिकली। देखो एक हमारे पास एक ट्यूब है, हाइड्रोजन ट्यूब है, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है हमने। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम लाइट पास करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, ये लाइट होगी हमारे पास, वाइट लाइट होगी। वाइट लाइट है मतलब डिफरेंट टाइप की इसमें फ्रीक्वेंसी हो सकती है, अलग अलग कलर्स हो सकते हैं इसमें, वाइट लाइट है। ठीक है, अब जब ये इसे पास करेंगे और जो पास होने के बाद जो लाइट हमें मिलेगी उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से नोट करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, उसको नोट करेंगे हम, टेलीस्कोप से देखेंगे इसको, यहाँ कोलाइमीटर होगा, यहाँ टेलीस्कोप होगा हमारे पास। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोमीटर होगा, इस पर हमने ये हाइड्रोजन ट्यूब रखी होगी और इसको हम इसका जो स्पेक्ट्रा है वो नोट करेंगे। यहाँ पे हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, यहाँ से हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं, उसके बाद कुछ लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होगी तो हम यहाँ पे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नोट करेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है, कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, वो हाइड्रोजन एटम के, हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा उन फ्रीक्वेंसी को। तो अब हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा कुछ इस टाइप से, जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी उनको नोट करेंगे हम। ठीक है, रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं कैसे हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को देखते हैं। ठीक है, लाइट पास करेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, कुछ फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब कर लेगा, उन फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ इंटेंसिटी आई है मान लो, जो फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब कर लेगा उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लो इंटेंसिटी आई थी, कुछ फ्रीक्वेंसी पे F1, F2, F3 इन फ्रीक्वेंसी पे हमें डाउन पिक्स मिलेगी, मतलब यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रहा है इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से। इन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और वो जो एनर्जी आएगी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो लेवल्स होंगे इसके, उनको ड्रॉ करेंगे। वो डिपेंड करेगा हमारा स्पेक्ट्रोमीटर का रेजोल्यूशन क्या है। जितना हाई रेजोल्यूशन होगा उतने लेवल को हम ज़्यादा करेक्टली, उतने हाई रेजोल्यूशन लेवल, जितना स्पेक्ट्रोमीटर हाई रेजोल्यूशन का होगा उतने हम लेवल को डीपली, उतने हम लेवल को करेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जितना हाई रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोमीटर होगा उतनी हमें पीक्स ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, हम बहुत अंदर तक देख सकते हैं, डीप तक देख सकते हैं। ठीक है, जितना हम अंदर तक देख सकते हैं उतने ही लेवल्स हमें एग्जैक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है हमारे पास। और एक ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, इसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। देखो यहाँ से पूछेगा वो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा, देखो हम यहाँ से कोई भी लाइट पास नहीं करेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रा में हम क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे या इसको इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज करेंगे, यहाँ पे एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे।
पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इट विल गो इनटू हायर स्टेट, हायर स्टेट में जाएंगे, कुछ देर बाद लोअर स्टेट में आएंगे, लोअर स्टेट में आएंगे तो एक लाइट एमिट करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, उसको हम नोट करेंगे। उस फ्रीक्वेंसी को हम नोट करेंगे तो हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कुछ पीक्स मिलेगी, इन पीक्स को नोट करेंगे F1, ये क्या क्या फ्रीक्वेंसी, इनसे रिलेटेड हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास होगा एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये दो मेथड है हमारे पास, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो एनर्जी लेवल्स है उनको ड्रॉ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। लेकिन हमें जो स्पेक्ट्रोमीटर है उस पर डिपेंड करता है वो कितने हाई रेजोल्यूशन का, यदि बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोमीटर है तो हम बहुत ज़्यादा अंदर तक लेवल्स को फाइंड कर सकते हैं। बहुत जो मिनिमम लेवल है, जो सबसे मिनिमम लेवल है उसका भी गैप हम देख सकते हैं, वो इसकी रेजोल्यूशन पे डिपेंड करेगा स्पेक्ट्रोमीटर के, ठीक है। अब देखो जो मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल है वो हाइड्रोजन या एक सिंगल एटम के एनर्जी लेवल से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो उनको जो थियोरेटिकली उनको प्रेडिक्ट करना, थियोरेटिकली उनका जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे सिंगल एटम है, सिंगल एटम के एनर्जी लेवल है उनको ड्रॉ करना बहुत ईजी है, डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम को हमें कंजर्व करना होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम में किए थे हमने। जो हाइड्रोजन एटम था, सिंगल हाइड्रोजन एटम था, एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा था। इसके जो लेवल्स थे हमारे पास, एनर्जी लेवल वो आए थे हमारे पास -13.6/n²। यहाँ से हमने एनर्जी लेवल ड्रॉ किए थे हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। n=1, n=2, n=3, ठीक है। ये आए थे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, और जो एंगुलर मोमेंटम था वो कंजर्व था, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा था हमने, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एंगुलर मोमेंटम यहाँ कंजर्व था और वो क्वांटाइज था। एंगुलर मोमेंटम था क्या, NH×, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम था हमारा, इसकी हेल्प से हमने ये लेवल्स ड्रॉ किए थे, और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल्स थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन की स्टेट थी ये अलग अलग लेवल्स में, इलेक्ट्रॉन की क्या स्टेट होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल्स होंगे ये सभी, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब दो एटम है, जो मिनिमम जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है हमारे पास वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम है। मान लो हाइड्रोजन ही, मान लो होमोन्यूक्लियर ही ले लेते हैं हम, होमोन्यूक्लियर में एक हाइड्रोजन दोनों मिलके एक H2 बना रहे हैं, ये मॉलिक्यूल। अब दो हाइड्रोजन एटम है, यदि ये दोनों अलग अलग है हाइड्रोजन एटम तो इनके दोनों के अलग अलग लेवल्स होंगे, ठीक। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम, दोनों हाइड्रोजन एटम को यदि हम कंबाइन कर दें तो इसका मॉलिक्यूलर लेवल्स कैसे होंगे, ठीक है। इनके लेवल्स, एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, क्या ये आपस में मिक्सिंग हो जाएगी, किस टाइप के लेवल्स होंगे, ठीक है। इनको जो पता लगाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनता है मॉलिक्यूलर लेवल का, ठीक है। थियोरेटिकली प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए थियोरेटिकल बैकग्राउंड सेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोर्न ने एक अप्रोक्सीमेशन लिया था जिसे हम कहते हैं बोर्न ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन। उस पर आएंगे हम, अभी बाद में आएंगे, थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, पहले एनर्जी लेवल को देख लेते हैं, एनर्जी लेवल है किस टाइप के, ठीक है। वैसे प्रेडिक्ट एक्सपेरिमेंटली भी किए गए हैं और थियोरेटिकली भी प्रेडिक्ट किए गए हैं। पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली जो मॉलिक्यूलर लेवल है वो एक्चुअल में है किस टाइप के, ठीक है। उसके बाद इस अप्रोक्सीमेशन पे आएंगे, ठीक है। तो देखो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसके लेवल्स है वो किस टाइप के होंगे। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन एटम में जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे वो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से ड्रॉ किए थे। क्या यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों की ये न्यूक्लियस है, दो प्रोटॉन है, इसके चारों ओर भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके चारों ओर भी एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, जो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइंड रिवॉल्व करेंगे इन दोनों की तरफ। जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनका एक ही लेवल्स होगा कंप्लीट मॉलिक्यूल में, ठीक है। वो दोनों प्रोटॉन के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, पहले तो सिमेट्रिक था, इस सर्कल में वो रिवॉल्व कर रहा था, अब सिमेट्रिक नहीं होगा, ये एलिप्टिकल टाइप का होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम इट विल नॉट कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम नॉट कंजर्व, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो हम ये थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे जो हमने एटॉमिक फिजिक्स में की थी, जो हमने बोर मॉडल और जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्लासिकल थ्योरी हमने अप्लाई की थी, वो थ्योरी हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या लेंगे, एक ऐसी एक्सिस लेंगे जिसके अबाउट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने
ये एक्सिस ली थी जिसके अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल था और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था। इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था। तो यहाँ पे हम ये एक्सिस लेंगे जिसके अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, अब इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा वहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होगा, तो एंगुलर मोमेंटम है इसके अबाउट कंजर्व होगा। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो एक्सिस है, दो न्यूक्लियस के बीच में, दो हाइड्रोजन एटम के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के अबाउट जो चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा माना गया है। ठीक है, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट चार्ज है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से वी विल ड्रॉ दी एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल। एनर्जी लेवल को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है हमारे पास। अब मॉलिक्यूल है उसके एनर्जी लेवल कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यदि हम इस एक्सिस के अबाउट देखें, इस एक्सिस के अबाउट देखें, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट देखें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर के एनर्जी लेवल ड्रॉ करना मुश्किल है, तो हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट जो चार्ज कंजर्वेशन उसको सिमेट्रिक मानेंगे। इसके बेसिस पे हम देखेंगे इसके जो मॉलिक्यूलर है उसके जो एनर्जी लेवल है वो किस टाइप के होंगे। सेकेंड थिंग इसमें ये है, अब ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग हो सकता है। देखो हाइड्रोजन एटम था हमारे पास, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग हो सकता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है। ठीक है, अलग अलग लेवल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग हो सकता है। उसके बेसिस पे लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रॉन यदि ग्राउंड स्टेट में तो ये लेवल होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो ये लेवल होगा, सेकंड स्टेट में तो ये लेवल होगा। तो मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो उसी आधार पे, उसी बेसिस पे हम देखेंगे जो मॉलिक्यूल है उसमें जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के अंदर, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे अलग अलग हो सकता है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अलग अलग हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग हो सकता है, उसके बेसिस पे इसके अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होंगे। तो जो फर्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी लेवल होंगे मॉलिक्यूल में वो होंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी लेवल होंगे किसी मॉलिक्यूल में वो तीन टाइप के होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल या इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। तो तीन टाइप की एनर्जी स्टेट होगी किसी भी मॉलिक्यूल में। पहली होगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसकी वजह से जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से अलग अलग एनर्जी लेवल होंगे। एक सबसे लोअर लेवल होगा, एक ऐसा कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन का जिसकी एनर्जी मिनिमम हो, फिर एक ऐसा कन्फिग्रेशन आएगा जिसकी एनर्जी थोड़ी उससे ज़्यादा हो, फिर एक ऐसा कन्फिग्रेशन आएगा जिसकी एनर्जी और ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसे ऐसे एनर्जी लेवल। ये एनर्जी नेगेटिव में होगी क्योंकि बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है तो एनर्जी नेगेटिव में होगी। एक कन्फिग्रेशन ऐसा होगा जिसमें एनर्जी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे ये अनबाउंड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारे पास। अब देखो जो मॉलिक्यूल है उसमें दो न्यूक्लियस है और दोनों न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड है। इंटर न्यूक्लियर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब देखो ये दोनों मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एटम हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेशन की वजह से इनके पास एक और एनर्जी लेवल है जिसे कहते हैं हम वाइब्रेशन एनर्जी लेवल। वाइब्रेशन एनर्जी लेवल। ठीक है, एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होगा। थर्ड काइंड ऑफ एनर्जी लेवल क्या होगा? अब ये मॉलिक्यूल है, ये कंप्लीट रोटेट भी कर सकता है। अब देखो क्या सिंगल एटम वाइब्रेट कर सकता था? सिंगल एटम कभी भी वाइब्रेट नहीं कर सकता, तो उसके वाइब्रेशन एनर्जी लेवल नहीं होंगे। इसके सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लेवल ही होंगे इसके।
ठीक है। सिंगल एटम के जो लेवल्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक होंगे, मॉलिक्यूल के जो लेवल है वो इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे, वाइब्रेशन भी होंगे, क्योंकि ये वाइब्रेट भी कर सकता है, इसकी वजह से भी कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल होंगे, ठीक है। फिर थर्ड काइंड ऑफ एनर्जी लेवल होंगे हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल। रोटेशनल क्यों होंगे? क्योंकि ये रोटेट भी कर सकता है और रोटेशन के लिए इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सिंगल एटम रोटेट करेगा तो कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है हमें, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो जीरो है, ठीक है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है सिंगल एटम की, तो उसकी जो रोटेशनल एनर्जी है वो जीरो है, क्योंकि जो एनर्जी है डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जो एनर्जी है इट डिपेंड अपॉन दी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सिंगल एटम इट इज़ जीरो, फॉर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सिंगल एटम इट इज़ जीरो। तो जो रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी होगी फॉर सिंगल एटम इट इज़ जीरो, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल के केस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा, ठीक है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से भी एनर्जी होगी, जिसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों लेवल्स में इनकी एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब जो गैप होगा एनर्जी का दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में, दो वाइब्रेशन लेवल के बीच में और दो रोटेशन लेवल के बीच में जो गैप होगा एनर्जी का, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो है अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक लेवल की एनर्जी होगी अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसकी जो वेवलेंथ होगी ये होगी अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन में। अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉनिक लेवल होंगे हमारे पास। और जो वाइब्रेशन लेवल होंगे इनकी एनर्जी होगी 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका 100 टाइम, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो इसका 100 टाइम कम वो होगा हमारे पास वाइब्रेशन लेवल। और ये होंगे हमारे पास नियर इंफ्रारेड रीजन में, नियर इंफ्रारेड रीजन, मतलब जो वेवलेंथ है इसकी जो वेवलेंथ है वो इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, hc/λ। तो एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी नियर इंफ्रारेड रीजन में। यूवी विजिबल, फिर नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के पास में, ठीक है। फिर रोटेशनल लेवल, इनकी जो एनर्जी होगी वो इससे भी 100 टाइम कम होगी, इससे 10,000 टाइम कम होगी, तो ये होगी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट रोटेशनल लेवल की एनर्जी, ठीक है। और ये जो आएगा हमारे पास ये फार इंफ्रारेड रीजन में, फार इंफ्रारेड या माइक्रोवेव, इन रीजन में इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। रोटेशनल लेवल की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी वाइब्रेशन की, उससे कम होगी इलेक्ट्रॉनिक लेवल की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अब देखो एक पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए अलग अलग वाइब्रेशन और रोटेशन लेवल हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूल है वो किस स्टेट में है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन, ठीक है। जो मॉलिक्यूल है कौन से लेवल में, इस लेवल में, इससे हायर में, इससे हायर में, इससे हायर में, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन था हमारे पास सिंगल एटम में, वो सबसे लोअर लेवल में था, फिर सेकंड लेवल में था, फिर थर्ड लेवल में, वैसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो टोटल मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, वो किस लेवल्स में, सबसे लोअर में है, उससे हायर में, उससे हायर में। फिर उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर ही उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए उसका वाइब्रेशन लेवल क्या है और उसके रोटेशन लेवल क्या है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड हमारे पास वाइब्रेशन लेवल होंगे और रोटेशन लेवल होंगे, दूसरे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड हमारे पास वाइब्रेशन लेवल होंगे और रोटेशन लेवल होंगे, तीसरे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड हमारे पास वाइब्रेशन लेवल होंगे और रोटेशन लेवल होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल का जो गैप होगा वो काफ़ी हाई होगा, वाइब्रेशन का और कम होगा, रोटेशन का और कम होगा। ये एनर्जी रोटेशन की कम क्यों है सबसे ज़्यादा, वाइब्रेशन की उससे ज़्यादा क्यों है, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसको वाइब्रेट करवाना और उसको रोटेट करवाना ज़्यादा इजी है इससे कि हम उसका कन्फिग्रेशन चेंज कर दें। एक तो हमें कन्फिग्रेशन चेंज करना है इलेक्ट्रॉन का, एक उसको वाइब्रेट करवाना है, एक उसको रोटेट करवाना है। तो सबसे इजी काम कौन सा है, सबसे इजी काम कौन सा है? देखो, एक तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को चेंज करना, उसको मूव करवाना, मतलब कन्फिग्रेशन चेंज करने का मतलब है उसकी जो एनर्जी लेवल्स है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उनमें जंप करवाना उसको,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन को मतलब अलग अलग पोजीशन में जंप करवाना, एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करवाना, ठीक है। वो ज़्यादा इजी है या उसको वाइब्रेट करवाना ज़्यादा इजी है, उसको रोटेट करवाना ज़्यादा इजी? सबसे आसान काम है रोटेट करवाना, फिर उसको वाइब्रेट करवाना, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज करना। तो जितनी कम एनर्जी चाहिए उतना ही एनर्जी लेवल कम होगा, ठीक है। जितनी कम एनर्जी चाहिए हमें उतना ही एनर्जी लेवल का जो स्पेस है वो उतना ही कम होगा। तो जो टोटल एनर्जी लेवल है वो देखो कैसे ड्रॉ होंगे इसके। देखो इस पे थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं हम थोड़ा सा। देखो ये मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लेवल फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल फर्स्ट को ए से लिख लेते हैं, सेकंड को बी से लिख लेते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ए एंड पी। ये ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड कुछ वाइब्रेशन लेवल होंगे, ठीक है। उनका जो गैप है वाइब्रेशन लेवल का, वो जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पे जाएंगे वो कम होता जाएगा। ये क्यों कम होगा, ये जब हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे उसमें डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था हमारे पास ए, इससे रिलेटेड वाइब्रेशन लेवल्स थे। वाइब्रेशन लेवल को हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू 2, म्यू इक्वल टू 3। इसको म्यू डबल बार से लिखेंगे हम, क्योंकि लोअर लेवल लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल है। लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल को डबल बार से लिखेंगे या डबल प्राइम से लिखेंगे। हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल को हम सिंगल प्राइम से लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल होगा, इससे रिलेटेड भी कुछ वाइब्रेशन लेवल होंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे हम म्यू प्राइम 0, म्यू प्राइम 1, म्यू प्राइम 2, म्यू प्राइम 3। ये वाइब्रेशन लेवल होंगे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लेवल, इसके वाइब्रेशन लेवल, इसके वाइब्रेशन लेवल, ठीक है। अब इन वाइब्रेशन लेवल के भी रोटेशन लेवल होंगे, ठीक है। अब एक वाइब्रेशन लेवल है, इसके अलग अलग रोटेशन लेवल होंगे, ठीक है। मान लो ये दो वाइब्रेशन लेवल उठा लेते हैं, एक ये वाइब्रेशन लेवल उठा लिया, एक ये वाइब्रेशन लेवल उठा लिया हमने। ये दो वाइब्रेशन लेवल है, एक हमारे पास है म्यू प्राइम इक्वल म्यू डबल प्राइम इक्वल टू 0, म्यू डबल प्राइम इक्वल टू 1। इनके भी रोटेशन लेवल होंगे, और जो रोटेशन लेवल होंगे उनका गैप जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर पे जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये क्यों बढ़ेगा, जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे वहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा गैप क्यों बढ़ेगा इनका। अब देखो ये जो लेवल्स है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जे डबल प्राइम से, जे डबल प्राइम 0, जे डबल प्राइम 1, जे डबल प्राइम 2। जे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोटेशनल लेवल के लिए, जो जे सिंबल है क्वांटम नंबर जे है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रोटेशनल लेवल के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो सेकंड वाइब्रेशन लेवल है हमारे पास म्यू डबल प्राइम 1, म्यू डबल प्राइम 1 के लिए जे डबल प्राइम 0, जे डबल प्राइम 1, जे डबल प्राइम 2 ऐसे होंगे, ठीक है। म्यू डबल प्राइम 0 के लिए पहले ये कन्फिग्रेशन है, फिर म्यू डबल प्राइम 1 के लिए ये कन्फिग्रेशन है, फिर म्यू डबल प्राइम 2 के लिए कन्फिग्रेशन। ऊपर भी ऐसे ही होंगे, ये दो लेवल्स ले लो, म्यू प्राइम 0 और म्यू प्राइम 1, इसके लिए भी अलग अलग रोटेशनल लेवल होंगे। वो होंगे हमारे पास जे प्राइम 0, जे प्राइम 1, जे प्राइम 2। ये हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे जब हम अलग अलग स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा उसको अलग डिस्कस करेंगे, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है उसको अलग डिस्कस करेंगे, वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा उसको अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंबाइंड स्पेक्ट्रा को अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और लेवल्स है वो क्यों बढ़ रहे हैं, उनका गैप बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से लेवल्स होंगे हमारे पास। तो मॉलिक्यूल है उसके 3 टाइप के लेवल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक, it is due to the electronic configuration. Second is vibration level, it is due to vibration of 2 atom, ठीक है। और and the third one is rotational level, it is due to rotation of the molecule, ठीक है, मॉलिक्यूल की रोटेशन की वजह से। तो 3 हमारे पास लेवल्स होंगे, और इनका जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉनिक लेवल की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाइब्रेशन की 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी 10⁻⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। जो मॉलिक्यूल है हमारे पास उसमें जो पोटेंशियल है वो किस टाइप का पोटेंशियल है, उसका डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व वो किस टाइप का होगा, थियोरेटिकली हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, मान लो हाइड्रोजन एटम, इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और ये 2 एटम है हमारे पास, ये हाइड्रोजन फर्स्ट, हाइड्रोजन सेकेंड, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम है, होमोन्यूक्लियर हमारे पास मॉलिक्यूल। इसमें देखो इंट्रैक्शन कौन कौन सी इंट्रैक्शन है, कौन कौन सी इंट्रैक्शन है यहाँ पे।
देखो कौन कौन सी इंट्रैक्शन होगी यहाँ पे। एक तो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है दोनों आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन। और कौन सी इंट्रैक्शन है, न्यूक्लियर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन लिख दो इसको, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, फिर आ जाएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। एक तो अट्रैक्शन है प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, जो इसको कंबाइंड करने की कोशिश करेगी। इसका देखो, इसका इलेक्ट्रॉन होगा, इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, वो इससे अट्रैक्ट होगा, इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, वो इससे अट्रैक्ट होगा। तो ये दोनों अट्रैक्शन एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे, और एक दोनों के अंदर प्रोटॉन होंगे, वो इन दोनों को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो 2 टाइप की इंट्रैक्शन है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, ठीक है। सिंपल वे में बता रहा हूँ तुमको, एक का प्रोटॉन दूसरे का इलेक्ट्रॉन, वहाँ अट्रैक्शन होगी, दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले का प्रोटॉन, वहाँ अट्रैक्शन होगी। दोनों के प्रोटॉन रिपेल करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, लेकिन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन एनर्जी है वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे। दोनों के इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन एनर्जी इट इज़ वेरी लेस। ये कंसिडर नहीं कर रहे हम, इन दोनों को ही हम कंसिडर कर रहे हैं। एक उसको पास में ला रही है, एक उसको दूर ले जा रहा है। जो दूर ले जा रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन, ठीक है, वो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि रिपल्शन है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास V1 है, K Q1 Q2 अपॉन R। और जो पास में ला रहा है वो नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दोनों प्रोटॉन थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक 1/r है एक -1/r है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखो पहले देख लो, 1/r का ये ग्राफ होगा डायरेक्ट V1 के लिए, -1/r का क्या ग्राफ होगा, -1/r का ये ग्राफ होगा, ये होगा 1/r का, ये -1/r का। इनका रिजल्टेंट ग्राफ क्या होगा, इनका रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो देखो, इसका जो रिजल्टेंट ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा हमारे पास, ठीक है। ये रिजल्टेंट ग्राफ होगा VR और R में। एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो है V1 + V2 टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये मिनिमम होगी एक किसी डिस्टेंस पे। इस डिस्टेंस पे जो दोनों इंट्रैक्शन है, दोनों फोर्स वो बैलेंस होंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, ये दोनों आपस में बैलेंस होंगे। इस पोजीशन पे जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल पोजीशन में होगा। स्टेबल, यहाँ जो इस डिस्टेंस को मान लो RE, ये RE डिस्टेंस है, यदि हाइड्रोजन एटम में दोनों में ये डिस्टेंस RE है, तो इस डिस्टेंस पे दोनों जो मॉलिक्यूल हमारा कंप्लीट मॉलिक्यूल है वो स्टेबल पोजीशन में होगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, यहाँ रेस्ट पे रहेगा वो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब देखो, जैसे देखो, अब ये मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, दोनों हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यहाँ पे रेस्ट पे। अब जैसे जैसे हम इसको दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन है वो तो कम होगा, ठीक है, दूर ले जा रहे हैं, डिस्टेंस कम हो रही है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन तो कम हो रहा है, क्योंकि वो दूर जा रहे हैं, उनको तो फ़ायदा ही है दूर जाने में। और जो यदि उनको दूर ले जाने से क्या होगा, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो दूर जाने नहीं देगा, अट्रैक्शन दूर जाने नहीं देगा, रिपल्शन दूर जाने देगा। तो दूर ले जा रहे हैं तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अट्रैक्शन बढ़ेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन कम होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है पहले, अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और एक पॉइंट पे जब एटम हैं, दोनों एटम आपस में अलग हो जाएंगे, उस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इस एनर्जी को कहेंगे हम डी एसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, जिस पे जो एनर्जी दोनों एटम को अलग कर दे, मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, ठीक है, वो होगी डिसएसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। इससे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो, अब इनको यदि हम पास लाएं, दोनों को स्टेबल पोजीशन में, इसको हम यदि पास लाएंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन बढ़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही थी, नेगेटिव एनर्जी 0 की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। ये जो -1/r वाले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, ये बढ़ रहा था और माइनस की तरफ मूव कर रहा था, एक पॉइंट पे 0 हो गया जब दोनों टूट गए।
अब पास में लाएंगे तो हमेशा प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन बढ़ेगा। को पास में लाएंगे जो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा इसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की कंपैरिजन में प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, क्योंकि टूट तो सकता नहीं यहाँ पे। पास में एक स्प्रिंग है, मान लो एक स्प्रिंग को हम प्रेस कर रहे हैं, कितना ही प्रेस कर दें हम उसको, वो टूट तो सकता नहीं। ठीक है, पोटेंशियल उसकी मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम मतलब वो अनस्टेबल पोजीशन में आ चुका, हाईली अनस्टेबल पोजीशन में आ चुका है वो। ठीक है, अनस्टेबल पोजीशन में जैसे उसको छोड़ेंगे वो तुरंत वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम एनर्जी बढ़ाएंगे, यहाँ टूट जाएगा, उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। एक बार पोटेंशियल जीरो होगी उसके बाद दोबारा वो स्टेबल पोजीशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला केस यहाँ पे इन्फिनिटी पोटेंशियल चला जाएगा, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल हो जाएगा जब उसको हम खींच रहे हैं पकड़ के। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसका इस टाइप का ग्राफ होगा, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसको जो मैथमेटिकली पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं टेलर सीरीज से, ये तुमने पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, टेलर सीरीज से हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। वी आर, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल की कंडीशन है, प्लस आर माइनस आर ई डी वी बाई डी आर एट आर इक्वल टू आर ई प्लस आर माइनस आर ई स्क्वायर। आर ई है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू आर ई, ऐसे हायर ऑर्डर टर्म आ जाएगी। ठीक है, आर माइनस आर ई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जो हायर ऑर्डर टर्म आएगी उसको भी लिख देता हूँ, आर माइनस आर ई अपॉन 3 फैक्टोरियल डी क्यूब वी बाई डी आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा पोटेंशियल का, इस टाइप के पोटेंशियल का। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये तो कांस्टेंट टर्म है, मिनिमम पोटेंशियल है, ये टर्म जीरो होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे मिनिमम पोटेंशियल की हम बात करें, लोअर स्टेट की हम बात करें, तो ये टर्म जीरो होगी, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पे जीरो होगा। यदि हम आर इक्वल टू आर ई की बात करें, आर इक्वल टू आर ई वाले की बात करें, तो इस पॉइंट पे ये टर्म तो जीरो होगी, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि मिनिमम है, ये जीरो होगी। ठीक है, तो एक तो ये टर्म रहेगी हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल, एक ये टर्म रहेगी। अब इसको, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट प्लस दिस टर्म। तो इसको हम मान लेते हैं, इस कांस्टेंट को हम कहाँ से, रेफरेंस कुछ भी ले सकते हैं, हम रेफरेंस जीरो भी ले सकते हैं, मिनिमम को जीरो भी ले सकते हैं, रेफरेंस हमने जीरो ले लिया, तो जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारे पास आर माइनस आर ई स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं के, तो हाफ के आर माइनस आर ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल होगा, हाफ के आर माइनस आर ई होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो k है वो डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है, हाफ के आर माइनस आर ई स्क्वायर। यदि देखो आर ई, जो आर माइनस आर ई की जो वैल्यू है, यदि वो बहुत ही कम है, बहुत ही लेस वैल्यू, आर माइनस आर ई की बहुत ही लेस वैल्यू, मतलब इसके इर्द गिर्द ही हम घूम रहे हैं, आर माइनस आर ई की लेस वैल्यू है, मतलब इसके जो मोड की लेस वैल्यू, मतलब इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो जो पोटेंशियल वो इस टाइप का होगा, पैराबोलिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, हार्मोनिक पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, जो स्प्रिंग में होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, या सिंपल हार्मोनिक भी कह सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करें, जो स्प्रिंग है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और छोड़ दें, जो पोटेंशियल होगा वहाँ पे वो इस टाइप का पोटेंशियल होगा। यदि बहुत लार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे ये हायर ऑर्डर टर्म भी कैलकुलेट होगी, हायर ऑर्डर टर्म भी देखनी पड़ेगी, एन हार्मोनिसिटी भी आएगी वहाँ पे, एक से ज़्यादा हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे वहाँ पे। ठीक है, एन हार्मोनिसिटी कहते हैं जिसे, वो हायर ऑर्डर टर्म में आएगी। यदि हम बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दें, जैसे पेंडुलम है, उसको बहुत ही हल्का सा डिस्प्लेस करें और उसको छोड़ दें, तो जो मोशन होगा वो इस टाइप का मोशन होगा, हाफ के आर माइनस आर ई स्क्वायर। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दे दें तो वो मोशन, उसमें हायर ऑर्डर टर्म भी कंसिडर होगी, और जो मोशन होगा वो एन हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल होगा ये हार्मोनिक पोटेंशियल होगा। तो एनर्जी क्या होगी इस केस में जो पार्टिकल की मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी वो, एक तो ये वी मिनिमम एनर्जी होगी, कुछ वी मिनिमम एनर्जी होगी, ई मिनिमम, इससे रिलेटेड ई मिनिमम एनर्जी होगी, प्लस जो हार्मोनिक पोटेंशियल के कारण एनर्जी क्या होती है, एन प्लस, क्वांटम मैकेनिकली एन प्लस हाफ एच म्यू, ये एनर्जी होती है हार्मोनिक पोटेंशियल की एन प्लस हाफ एच म्यू। तो इसके अलग अलग वाइब्रेशन लेवल होंगे। ठीक है, अब ये देखो वाइब्रेट कर रहा है ना मॉलिक्यूल, वाइब्रेट कर रहा है मॉलिक्यूल, तो इसके वाइब्रेशन लेवल होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक लेवल है।
ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है हमारे पास, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इसके वाइब्रेशन लेवल्स होंगे इसके अकॉर्डिंग। एक मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी जीरो नहीं होगी यहाँ पे। जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मिनिमम एनर्जी जीरो नहीं हो सकती हार्मोनिक ऑसिलेटर में। इट इज़ 0 पॉइंट एनर्जी, हाफ एच म्यू, ठीक है। 0 पॉइंट एनर्जी होगी यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इससे रिलेटेड वाइब्रेशन लेवल होंगे। अब यदि मॉलिक्यूल रोटेट भी करने लग जाए साथ में, वाइब्रेट करने के साथ साथ भी, तो उन वाइब्रेशन लेवल के भी रोटेशन लेवल होंगे, ठीक है। तो अब इनके लेवल्स को हम पोटेंशियल में ड्रॉ करते हैं। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है ये। अब देखो ये हमारे पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल की हम बात करेंगे। ये हमारे पास हायर स्टेट वाला है इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ये लोअर स्टेट वाला है। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हायर स्टेट वाला है। ये 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये बी। अब इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल में हमारे पास वाइब्रेशन लेवल होंगे। इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल में हमारे पास वाइब्रेशन लेवल होंगे। कब तक होंगे वाइब्रेशन लेवल? जब तक वो अटैच्ड है, दोनों एटम मॉलिक्यूल में बने हुए हैं, मॉलिक्यूल के अंदर है। यदि मॉलिक्यूल ही नहीं है तो वो ये लेवल होंगे ही नहीं, वाइब्रेशन लेवल, ये हट जाएगा, ठीक है। फिर जो ये लेवल्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक लेवल में डिवाइड हो जाएंगे। अभी देखो ये इन वाइब्रेशन लेवल की वजह से, ये जो वाइब्रेशन लेवल है ये इंटरेक्शन है। अब यदि दोनों अलग अलग हो गए एटम, देखो 2 हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, ये कंबाइंड है जब तक, तो वाइब्रेशन लेवल फॉर्म हो रहे हैं दोनों में, और ये फॉर्म हो रहे हैं, यही इंटरेक्शन है इन दोनों में, वाइब्रेशनल इंटरेक्शन, यही इंटरेक्ट कर रहा है आपस में। मतलब ये सीढ़ियाँ हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। ये स्टेप भी नहीं होंगे तो इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी। अब जैसे दोनों टूट गए आपस में, मान लो दोनों को खींचा हमने, टूट गए, तो ये लेवल्स खत्म हो जाएंगी। तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल रह जाएंगे, बस इसका इलेक्ट्रॉनिक लेवल अलग रह जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक लेवल अलग रह जाएंगे, जो हमने हाइड्रोजन एटम में देखा था। यदि अटैच्ड है तो वाइब्रेशन लेवल होंगे हमें, इसके ही वाइब्रेशन लेवल होंगे। अब अटैच होने के साथ साथ, वाइब्रेट करने के साथ साथ, यदि वो रोटेट भी कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो एक वाइब्रेशन लेवल के रोटेशन लेवल भी होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि रोटेशन भी आ रहा है तो जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक लेवल है वो, ये लास्ट में हम कंप्लीट ड्रॉ करेंगे दोबारा। ये मैंने तुम्हें ऐसे भी रफ आइडिया दिया है इसका, कैसे कैसे लेवल ड्रॉ होंगे। इनको जब हम अलग अलग पढ़ लेंगे, वाइब्रेशन, रोटेशन, तब और भी ज़्यादा इसमें तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी कैसे लेवल्स ड्रॉ होंगे, ठीक है। और रोटेशन लेवल आने से रोटेशन लेवल कैसे ड्रॉ होंगे, इनका मिनिमम है, कितना शिफ्ट होगा, ये सब देखेंगे हम, ठीक है। ये रफ आइडिया दिया मैंने तुम्हें लेवल्स का, ठीक है। ये जब हम अलग अलग पढ़ेंगे, प्योर रोटेशन, वाइब्रेशन रोटेशन, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रा, तब हम उसमें कंप्लीट डिस्कशन होगा इसके बारे में, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बोर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। मतलब मैथमेटिकली, क्वांटम मैकेनिकली इसको कैसे सोल्व किया गया, एनर्जी लेवल को कैसे सोल्व, जो ये मिस्ट्री है, जो मॉलिक्यूल है, मतलब इसका हैमिल्टोनियन कैसे लिखा गया, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको कैसे सोल्व किया गया, हम कंप्लीट डिस्कशन नहीं करेंगे। हम अप्रोक्सीमेशन देखेंगे, क्या अप्रोक्सीमेशन लिया गया। इस अप्रोक्सीमेशन में से क्वेश्चन बन सकता है सिंपल, ठीक है। ज़्यादा तुमसे कॉम्प्लेक्स कोई कैलकुलेशन नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में। बस ये अप्रोक्सीमेशन है क्या, इसके बारे में तुम्हें एक फ्लेवर, एक थोड़ा सा फील होनी चाहिए, क्या अप्रोक्सीमेशन है, क्या कंसीडर किया गया, किस हिसाब से कैसे अप्रोच किया गया इस चीज़ को, मैथमेटिकल जो बैकग्राउंड है इसको कैसे अप्रोच किया गया, एनर्जी लेवल को हम कैसे फाइंड करें, इसको कैसे अप्रोच किया गया, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बोर्न ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। जो मोलिकुलर एनर्जी लेवल है, जो इक्वेशन है हमारी, श्रोडिंगर इक्वेशन है, जो टोटल इंटरेक्शन को कंसीडर करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करें, ठीक है। जैसे हमारे पास देखो, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, बेसिक से शुरू करते हैं एकदम, ठीक है, कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। ये इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। इसका हैमिल्टोनियन क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 ही न्यूक्लियस है, मॉलिक्यूल के अंदर 2 से ज़्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं, इन्फिनेटिव न्यूक्लियस हो सकते हैं, इन्फिनेटिव इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरेक्शन कौन कौन सी है, देखो काइनेटिक एनर्जी किस किस की होगी, 2 न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी होगी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लो न्यूक्लियस है, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से,
ठीक है। अल्फ़ा की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, आई की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बहुत सारे। हम यहाँ पे 2 ही लिए है, 2 ही एटम हैं, 2 ही न्यूक्लियस है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हायर मॉलिक्यूल की हम बात करें जिनमें नंबर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, उनकी भी बात करें, जनरल केस लेंगे। तो पहले देखो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा हमारे पास, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, पहले न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी होगी -h कट स्क्वायर ओवर 2m, -h कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे m अल्फ़ा लिख लो, न्यूक्लियस का मास, समीशन ओवर अल्फ़ा, बहुत सारे न्यूक्लियस है तो समीशन कर दिया अल्फ़ा, डेल स्क्वायर अल्फ़ा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे माइनस साइन आता है साथ में, -h कट स्क्वायर, श्रोडिंगर इक्वेशन ही होती है ना, -h कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं तो उनकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी h कट स्क्वायर ओवर 2m, इलेक्ट्रॉन का मास मान लो m है, m i ले लो, इलेक्ट्रॉन का मास m i मान लिया, m अल्फ़ा है न्यूक्लियस का मास, डेल स्क्वायर i, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेक्शन कौन कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन कौन कौन सी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन है VE से लिख दिया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की जो न्यूक्लियस की इंटरेक्शन है VNN से लिख दिया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन होगा, ठीक है। अब टोटल वेव फंक्शन जो मॉलिक्यूल है इसकी एक एनर्जी स्टेट होगी, इसका जो टोटल वेव फंक्शन उसको साई मान लेते हैं, और टोटल एनर्जी E है तो E साई, तो ये आ जाएगा H साई इक्वल टू E साई, ठीक है। ये हमारे पास इस मॉलिक्यूल की कंप्लीट इक्वेशन होगी। इसके बारे में हमें इंट्रैक्शन के बारे में हमें पता होगा अलग अलग क्या क्या इंट्रैक्शन है। यदि बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है तो थोड़ा सा पता करना मुश्किल हो जाएगा इनको। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। देखो यदि हम हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करते हैं, जो सिंगल एटम है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उसको सॉल्व करते हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स हमें यूज़ करनी पड़ती है। तुमने किया हुआ हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, तुमने एटॉमिक जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें हाइड्रोजन एटम का जो सॉल्यूशन फाइंड किया होगा एनर्जी का, उसके जो वेव फंक्शन है, कैसे रेडियल पार्ट आता है उसमें, बहुत सारे मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लेके हम करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये तो मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है तो इसको सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे जिसे हम कहते हैं बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट है, इसको सॉल्व करने को, इसको जो सॉल्व करेंगे बोर्न-ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के 2 स्टेप है। कौन कौन सी स्टेप है? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अब देखो जो हम मानेंगे जो न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी है, ये हमें पता है न्यूक्लियस हैवी है, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से काफ़ी कम होगा, इसका जो मोशन होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा इलेक्ट्रॉन के मोशन से। मोशन ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी लेस देन दी इलेक्ट्रॉन मोशन। इलेक्ट्रॉन से इनकी स्पीड कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, न्यूक्लियस के मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब दोनों के जो वेव फंक्शन उनको हम इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है वो साई है, न्यूक्लियस का जो वेव फंक्शन है वो साई एन है। दोनों को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, दोनों मोशन को, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप क्या लेना, हम पहले सॉल्व करेंगे साई ई के लिए, ठीक है, पहले सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन के लिए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन के लिए जब सॉल्व करेंगे तब हम जो न्यूक्लियस के पैरामीटर हैं उनको कांस्टेंट मान लेंगे। न्यूक्लियस पैरामीटर को हम, ये फर्स्ट स्टेप है, पैरामीटर को हम कांस्टेंट मान लेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे तो न्यूक्लियस के पैरामीटर, मतलब न्यूक्लियस किस पोजीशन में है उसके जो पैरामीटर उसको हम कांस्टेंट मान लें। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। जो इलेक्ट्रॉन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। कैसे अभी लिखते हैं इसको, हम फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, अब जब न्यूक्लियस वेव फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस के लिए हम सॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस वेव फंक्शन सॉल्व करेंगे तब जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ये जो एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एनर्जी आइगन वैल्यू, ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी आइगन वैल्यू आई है हमारे, ये पोटेंशियल की तरह काम करेगा। पोटेंशियल इन न्यूक्लियस
वेव फंक्शन, क्या न्यूक्लियस श्रोडिंगर इक्वेशन। अब जब न्यूक्लियस के लिए हम सॉल्व करेंगे, अब जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइगन वैल्यू आई है इस यहाँ से, अब वो यहाँ पे पोटेंशियल की तरह काम करेगा, ठीक है। अब उसको हम पोटेंशियल कंसीडर कर लेंगे, वो एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के अंदर न्यूक्लियस मूव कर रहा है, ठीक है। पहले हमने सोल्व किया, न्यूक्लियस को रेस्ट पे माना और इलेक्ट्रॉन की हमने एनर्जी कैलकुलेट की। अब उसमें न्यूक्लियस के जो पैरामीटर थे उनको कांस्टेंट माना। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जब न्यूक्लियस के लिए सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आई थी हमारे पास, उसको एज ए हम पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करेंगे इन द न्यूक्लियस वेव फंक्शन, न्यूक्लियस श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। ये देखो, जब न्यूक्लियस के पैरामीटर, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियस के पैरामीटर कांस्टेंट मानेंगे, न्यूक्लियस को कांस्टेंट मान लेंगे, न्यूक्लियस को स्टेबल मानेंगे, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है ये जीरो हो जाएगी ये टर्म। तो देखो, जब हम फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमें इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन उसको जब सॉल्व करें तो न्यूक्लियस के पैरामीटर को कांस्टेंट लेना है। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा, फर्स्ट टर्म जीरो। और जो VNN है, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के पैरामीटर कंप्लीटली न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस का कुछ भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की जो टर्म है वही रखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो हैमिल्टोनियन आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास -IH²/2mi del I² प्लस VEE प्लस VNE, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास हैमिल्टोनियन आ जाएगा। यहाँ पे यदि साई लिखें हम तो यहाँ पे साई आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन EE साई E, ठीक है। इस इक्वेशन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही काइनेटिक एनर्जी आ रही है, दो नहीं आ रही, सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शन है, या दो पार्टिकल तीन पार्टिकल है, ठीक है। तो लेकिन सिंगल है, एक ही टाइप के पार्टिकल है, दो टाइप के पार्टिकल नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन होगा। यहाँ से हम EE कैलकुलेट कर लेंगे, अभी हम कर नहीं रहे लेकिन ऐसे कैलकुलेट हम कर लेंगे, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सोल्व नहीं करेंगे इसको क्योंकि बहुत मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की आइगन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसका यूज़ करेंगे हम सेकंड स्टेप में, इस एनर्जी का हम यूज़ करेंगे। अब देखो, जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके लिए ऑपरेटर क्या होगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर -H² 2m अल्फ़ा del α² प्लस VNN। तो जो टोटल हैमिल्टोनियन होगा वो होगा हमारे पास HE प्लस HN, ठीक है। और टोटल वेव फंक्शन हमारे पास साई है, साई E इंटू साई N। ये टोटल वेव फंक्शन हमारे पास साई इक्वल टू साई E इंटू साई N, दोनों इंडिपेंडेंट माने हमने, साई इंटू साई N। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के लिए कंप्लीट सेकंड स्टेप देखते हैं। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं एक सेकंड में। देखो, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कंप्लीट इक्वेशन थी। अब जो हमारे पास साई है वो क्या है, साई इंटू साई N, क्योंकि दोनों को अप्रोक्सीमेशन लिया हमने, साई इंटू साई N। इसको लिख देंगे साई E इंटू साई N, इसको लिख देंगे हम साई E इंटू साई N, इसको लिख देंगे हम साई E इंटू साई N, इसको भी लिख देंगे साई इंटू साई N। अब देखो, जो डेल, ये अल्फ़ा का कोड, ये न्यूक्लियस के लिए वैलिड है, जो डिफरेंशिएशन है डेल ऑपरेटर, ये न्यूक्लियस के वेव फंक्शन पे अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रॉन वाला वेव फंक्शन बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से साई बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगा तो यहाँ से साई N बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साई N बाहर आ जाएगा, ये कंप्लीट रहेगा। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दो साई N से, साई N से डिवाइड करेंगे, साई N यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से साई N हट जाएगा, यहाँ पे साई N से साई N कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा साई N, ठीक है। अब इसको देखो, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन में VNN को छोड़ दो, ये आ जाएगा प्लस, इस इक्वेशन को लिख देंगे साई अपॉन साई N -H² 2m अल्फ़ा del स्क्वायर अल्फ़ा साई N, ठीक है, प्लस माइनस अंदर ले लो, -H² 2mi del स्क्वायर I साई E, ठीक है, प्लस VEE VNE, इसको लिख देंगे हम, साई को बाहर ले लेंगे कंप्लीट, साई E प्लस VNN साई E, ठीक है, VNN साई इक्वल टू E साई E। अब इस टर्म को क्या लिख देंगे हम,
इस टर्म को देखो क्या लिख देंगे, इस टर्म को इस इक्वेशन से, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, हाँ इस इक्वेशन से हम लिख देंगे ई इंटू साई, इस टर्म को लिख देंगे ई इंटू साई। तो ये आएगा साई एन माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m अल्फ़ा डेल स्क्वायर अल्फ़ा साई एन प्लस ई। अब ये पोटेंशियल की तरह काम कर रहा है, साई ई वी एन एन साई ई, ठीक है, इक्वल टू ई साई ई, ठीक है। इस इक्वेशन को इस टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस एच कट स्क्वायर 2m अल्फ़ा डेल स्क्वायर अल्फ़ा साई एन प्लस माइनस है यहाँ पे, इधर माइनस रहने देंगे, साई एन अपॉन साई से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को कर देंगे साई एन अपॉन साई से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा यहाँ पे ई प्लस ई साई एन, साई से साई कैंसिल हो जाएगा, प्लस वी एन साई एन ई साई एन। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये साई एन में आ रही है, ये पोटेंशियल की तरह काम कर रहा है, ये कंप्लीट टर्म पोटेंशियल की तरह काम कर रही है। यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे तो साई एन आ जाएगा हमारे पास और एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी मिल जाएगी हमें, टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी, और साई एन मिल जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन हम इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करते, जब हम प्योर रोटेशन सोल्व करते हैं, प्योर वाइब्रेशन सोल्व करते हैं, फिर उनको हम कंबाइंड करते हैं, ऐसा नहीं हम इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को आगे। लेकिन बहुत ईजी है आगे, ये नहीं है हम इस मैथमेटिक्स को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो ई भी मिल जाएगा हमें, साई एन मिल गया, साई यहाँ से मिल गया था हमें, साई और ई यहाँ से मिल गया था, टोटल वेव फंक्शन भी मिल जाएगा साई इंटू साई एन, और टोटल एनर्जी भी मिल जाएगी हमें ई, ठीक है। तो 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो न्यूक्लियस को हम एज ए पैरामीटर यूज़ करेंगे, जब न्यूक्लियस के लिए सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एज ए पोटेंशियल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। मतलब इसका थोड़ा थियोरेटिकली गेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार नेट में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्टेप क्या है, और ये वेव फंक्शन की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे इस पर हम 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा, ठीक है, और उसके क्वेश्चन भी करेंगे क्या है प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा।